हेलो बच्चों, कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। समस्याएं आती रहती हैं और बहुत बड़ी समस्या इस समय है। इस विकट स्थिति में भी आप लोग क्या है, घर पे पढ़ते रहिए। परीक्षा कब होगी पता नहीं है, एग्जामिनेशन कब होगा पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन जब भी होगा हम लोग बेस्ट किया जाएगा। देखो बच्चों, आज एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। मतलब नई नहीं है तो पुरानी चीज़ है। फिजिक्स बहुत पुरानी है, हम लोग तो एक माध्यम मात्र हैं जो आपको क्या है, कंपटीशन के लिए डिलीवर कर रहे हैं कि ताकि आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई, नीट और आईटी के लिए वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है, एग्जाम्पलर जो किताब होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्या है डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं क्लास 12 के चैप्टर्स को करूँगा। जैसे आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी में क्लास 12 में ये चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी में कुल 15 क्वेश्चन क्लास 12 में हैं, आप सभी लोगों को पता है। और क्लास 12 जो होता है जेईई और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। जैसे जेईई में करीब आपके 25 क्वेश्चनों में, 25 क्वेश्चनों में, किसी पेपर में 13, किसी में 14, किसी में 15 क्वेश्चन आते हैं। 16 क्वेश्चन तक आए हैं इस बार का भी जो क्या है जेईई का एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 12 से। नीट में भी आपका क्या होता है, 23 to 24 क्वेश्चन नीट में भी रहते हैं 45 में। मतलब 50-50 एक तरह से है, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही रहता है 12 के सेक्शन से। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये पहला सेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इसमें नीट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और जो जेईई में होता है उस हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई में। इस इलेक्ट्रिसिटी में 3 चैप्टर एनसीईआरटी में। पहला जो है एनसीईआरटी का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर ऐसे ही तीसरा सेक्शन मैग्नेटिज्म आता है। मैग्नेटिज्म में नीट में करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और जेईई में जो है उसी हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में। इसमें आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये आपके नीट में 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जो जेईई में जो क्वेश्चन आता है बेटा, जो जेईई में आता है, ये भी 2 क्वेश्चन तक आपका, 2 से 3 क्वेश्चन तक आपका जेईई में पूछा जाता है। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। ये मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आसान भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे हर साल जो क्वेश्चन आते हैं उसी को एक तरह से रिपीट करके देता है बेटा। तो कोशिश जरूर करिए कि 12th सेक्शन में मॉडर्न फिजिक्स पे अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से अब जैसे 45 में 7 से 8 क्वेश्चन आपके नीट में जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। और अभी मैंने जेईई 2020 जनवरी वाला पेपर का मैंने देखा है। वैसे तो पिछले साल तक जेईई में 6 क्वेश्चन तक करीब आते थे, लेकिन अभी हमने देखा है जेईई में 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्या है, जेईई में 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्या है नीट में भी रहे हैं, जेईई में भी रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से। तो ये आपके 4 सेक्शन हैं बेटा। और बच्चों ये चारों सेक्शन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करीब 13, 14, 15, 20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन ही है, किसी में 14 क्वेश्चन है। तो वह मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस मेरे मेहनत के साथ आप लोग भी मेहनत करिए, वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, और जितना भी अपने दिमाग से इन चीज़ों को पढ़िए जो हमारे कंपटीशन में आता है। बाकी भाई सभी लोग तेज हैं, सबका, आप लोग ऐसा नहीं कि कमज़ोर स्टूडेंट हैं, सभी लोग, सबकी एक इच्छाएं हैं। सब लोगों को क्या है, डॉक्टर बनना है, आईटीएस बनना है, आपके पास सुपर ब्रेन भी है, सब कुछ है आप लोगों के पास। हम लोग एक माध्यम मात्र हैं जो इन चीज़ों को बता रहे हैं, जो भी अपना अनुभव रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, जो भी 17-18 सालों का अनुभव है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और इस हिसाब से कैसे। तो जो क्वेश्चन बताएंगे बेटा उसके अगल बगल की थोड़ी सी थ्योरी भी बताते चलेंगे। ये उन्हीं लोगों को लाभ देगा जो चैप्टर एक बार पढ़ा होगा। जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, जैसे कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है,
और वह डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को देखेगा तो उनको दिक्कत होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, जो चैप्टर एक बार पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा है, हाँ, तो आके इन क्वेश्चनों को देखे, डिस्कस करें और नोट करके उनको क्या है अपना, देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी उसको क्या है नोट करिए, तो नोट करके उसको क्या है लगाइए। अब देखिए कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर, 30 क्वेश्चन है इसमें, 30 क्वेश्चन है, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, देखिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ भी दुनिया हो जाए भाई, इस समय लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के काफ़ी नुकसान है। अरे भाई हमारे आंखों को भी दिक्कत होगा, हमारे कानों को दिक्कत होगा, हमें पूरे शरीर को दिक्कत होगा, हमें मानसिक तमाम तरह की रेज निकलेंगी बहुत, मतलब ऑफलाइन पढ़ाई को कभी ऑनलाइन नहीं पा सकता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में हमको पढ़ना भी है, तो इसलिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग 17-18 साल से इस फील्ड में हैं, कभी भी हम लोग ऑनलाइन नहीं आ पाए, लेकिन इस संकट की घड़ी में क्या है ऑनलाइन आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ें, कि उनकी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन एक तरह से स्वीट पॉइजन भी है और एक तरह से आपका क्या है अमृत के समान, संजीवनी के भी समान है भाई। जो पढ़ेगा उसके लिए संजीवनी के समान है, जो ये जानेगा कि अरे अब तो परीक्षा होगा ही, उसके लिए तो भैया क्या है स्वीट पॉइजन के लिए है। तो बेटा मैं लिख रहा हूं, तो आप लोग भी उन चीज़ों को क्या है लिखिएगा, लिख लिख के क्या है पढ़िए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है लिख लिख के पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए। हमारे यहाँ कहा गया है कि भैया जितना रिवीजन होगा उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे। भाई बड़े बुजुर्ग जब कहते थे तो हम लोग को नहीं समझ में आता था, लेकिन आज समझ में आता है, ठीक है। रोटी जली क्यों? क्योंकि पलटी नहीं गई थी। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि घोड़े को फेरा नहीं गया था, उसको घोड़े को फेरा जाता है ताकि वह क्या है अड़े ना, वह हमेशा चले। पान सड़ा क्यों और विद्यार्थी फेल क्यों हुआ, उसका क्या कारण है? पढ़ा भूला क्यों? इसका मतलब उन सबको पलटा नहीं गया है, किताबों को पलटा नहीं गया है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा लिख लिख के पढ़ो, तो बेटा लिख लिख के याद करो। हम लोग भी देखो लिख रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हमारे पास कोई सिस्टम है इस समय क्या है कि सारा पर्दे पे पढ़ रहा है ना, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो हम लोग भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लिख के पढ़िए। और उस पढ़ाई को कोई नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई पढ़ाई जो लिख लिख के पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को कोई नहीं पाएगा। जो सुपर ब्रेन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट, जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वह बस इस चीज़ को फॉलो करें, लिख लिख के पढ़ें, छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, बहुत बड़ी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रखें अपनी पढ़ाई में, देखिए वह अवश्य सफल होंगे। सुपर ब्रेन तो ठीक है, चलिए सेलेक्ट होगा ही, लेकिन जो हमारे एवरेज स्टूडेंट जो ये सोच नहीं पा रहे हैं हमारा पता नहीं साल सिलेक्शन होगा, आप 2021 देखेंगे नहीं, ठीक है वो तो अलग बात है, 2021 देखेंगे, पहले 2020 आइए खेला जाए और बढ़िया से इस चीज़ को क्या है किया जाए। तो हम यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लेट ना किया जाए और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्योंकि समय काफ़ी कम है और एक एक क्वेश्चन को क्या है ध्यान दिया जाए कैसे कैसे। इन चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि क्लास 12 का ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन 1.1, ये फिगर देखिए, एक फिगर बना हुआ है, करा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव 1.1 क्वेश्चन। इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3, Q2 और Q3 जो हैं वो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। ये देखिए वाई एक्सिस पे फिक्स्ड है, अपनी जगह स्थिर है। एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। अच्छा, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1, मतलब इस चार्ज Q1 पे प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या है एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब क्या कर रहा है देखिएगा, fixed along the x-axis is the positive charge Q is the added, positive charge Q is the added x, 0 the force on Q1। यानी मतलब ये कहा जा रहा है कि इस चित्र में देखिए बगल में भी एक चित्र बना हुआ है, अगर इस बिंदु पे एक Q चार्ज को ऐड किया जाए, इस बिंदु पे अगर एक Q चार्ज को ऐड किया जाए तो अब फोर्स क्या होगा, किधर की तरफ होगा, शेल इंक्रीजेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, या आपका शेल डिक्रीजेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, शेल इंक्रीजेस बट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ Q विद Q2 एंड Q3। कौन सा सही है चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं।
सबसे पहली चीज देखिए कैसे कैसे किस पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, मतलब Q1 पे क्या हो रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है। बड़ा ये देखिए Q1 पे फोर्स क्या लग रहा है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सारा ये डायग्राम से ही आप समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये Q2 चार्ज फिक्स है और Q3 चार्ज फिक्स है। अब देखिए Q2 और Q3 है, तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि दो चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है बेटा, वह कूलम्स लॉ होता है, ठीक है। तो आपने ये कूलम्स लॉ पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या है, ये R का स्क्वायर होगा। इसको आपने पढ़ा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का और वेक्टर सिद्धांत का हमको यूज करना है। देखिए देखिए फिजिक्स तो बहुत बड़ी चीज है, उतनी तो हम लोग को आती नहीं है, बहुत बड़ी चीज है फिजिक्स। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो छोटे छोटे कैसे आते हैं, उन्हीं बातों को हम आपको बता रहे हैं। कंपटीशन का लेवल क्या है, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग को बहुत आता है, लेकिन फिजिक्स नहीं आती है, जो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट के लिए बेटा ये फार्मूला और एक वेक्टर का नॉलेज, मतलब वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए और डायरेक्शन आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपको कभी क्वेश्चन नहीं ये दिक्कत करेगा। तो अब ये देखिए Q2 और Q3 है और यहां पर ये Q1 चार्ज है, देखिए Q1 चार्ज है। तो पहले देख लो फोर्स कैसे लग रहा है भाई, देख लो कैसे फोर्स लग रहा है। ये देखो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो अब ये बताओ ये Q1 और Q3 का एक रिजल्टेंट होगा जो इधर की तरफ होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं, ये F1 इधर की तरफ है। एक Q1 और Q2 का रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट बताओ किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, F2 का, बोलो होगा कि नहीं भाई, Q इधर की तरफ होगा। अब ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा, ये तो है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट आखिरकार किधर की तरफ लगेगा। तो भाई रिजल्टेंट ये आपको देखना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह किधर की तरफ लगेगा। तो रिजल्टेंट देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, Q2 और Q3 है भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 फिक्स्ड अलोंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q1 यही है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इन दोनों पर नेट जो होगा इनका और इनका वेक्टर सम देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए बेटा यहां पर क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या चीजें कही जा रही हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि देखिए कहा क्या जा रहा है, ठीक है, अगर इस पर इधर की तरफ फोर्स है तो इसका मतलब इस पर माइनस चार्ज है, क्या बेटा, ये तो माइनस चार्ज ही है ना। अब एक क्या किया गया, चार्ज Q को यहां पर ऐड किया जा रहा है, ये देखो कितना सिंपल सा छोटी सी बात है, एक चार्ज Q को यहां पे ऐड किया जा रहा है। तो अब ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है भाई, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, सुपर भाई ये कूलम्स लॉ, अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है तो ये भी इस पे लगाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो बताओ इसके कारण इस पर अट्रैक्टिव फोर्स किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। बताइए क्या इसके कारण इस पे फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ होगा भाई, अंदर की तरफ होगा। तो अब ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, ये नेट फोर्स जो हो गया, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये माइनस जो Q1 चार्ज है, ये जो माइनस Q1 चार्ज है, यहाँ पे अगर हम एक चार्ज रख रहे हैं तो अब ये बताइए फोर्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई कि नहीं, F प्लस F डैश हो गया। तो फोर्स तो इस पे इंक्रीज कर रहा है और साथ में इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन है कि नहीं, साथ में इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इंक्रीज इन अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो इसको नोट कर लीजिए इसको और एक एक चीजों को समझिए, फिर 1.12 की तरफ चलते हैं। चलो भाई अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 1.2। एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए बेटा, मैं नोट कर रहा हूं आप भी नोट करिए। अब देखो क्या कर रहा है कि ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज द ब्रॉट नियर इन द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बेस्ट। करा कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर के पास लाते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन सही है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई उसके इर्द गिर्द की भी चीजें मैं बताऊंगा क्वेश्चन के इर्द गिर्द।
तो आप बेटा आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और पॉजिटिव चार्ज पे प्रवेश नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसके सोल्यूशन में आते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, ये प्रवेश करती है। और याद रखिएगा परपेंडिकुलर निकलता है और परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, मतलब परपेंडिकुलर निकलता है और परपेंडिकुलर क्या करता है, ये प्रवेश करता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से ये निकलती हैं और परपेंडिकुलर क्या है, प्रवेश करती हैं। तो इस चीज को आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये बताइए यहाँ पे अब कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली चीज ये देखिए, ये ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का ये एरो देखो, एरो ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कभी पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये देखिए ये जो है परपेंडिकुलर, किसी भी कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, ये परपेंडिकुलर नहीं प्रवेश कर रहा है। अगर आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये पोर्शन तो सही दिखाया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रही है, इस पर प्रवेश कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर बना नहीं है, 90 डिग्री आएगा अगर आप देखेंगे तो। लेकिन यहाँ से ये लाइनें निकलनी चाहिए, ये देखिए इधर से लाइन आ रही है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, लाइन निकलेगी फिर ये जाएगी, तो ये भी आपका क्या है, ये रॉन्ग है। ये क्या है भाई, तो सही होगा ही, सही होगा। इसका मतलब क्या है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये लाइन्स निकल रही है तो परपेंडिकुलर निकल रही है, परपेंडिकुलर प्रवेश कर रही है, ये देखिए। और ये फिर देखिए यहाँ से जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलर, अगर इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री आएगा। तो देखिए क्या परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर निकल रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर, तो ये देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से निकल रहा है। तो ये आपका हो गया एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई 1.3 पे आ जाओ। अब देखो इस तरह से ये 4 तरह की डायग्राम दिए गए हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान दो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये 4 तरह के डायग्राम देखे गए हैं। ये देखिए एक ये है सर्कल है, एक इलिप्स बनाया और एक इस प्रकार का डायग्राम है। इनके बीच में कहीं पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ये देखिए प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब किस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है या चारों के थ्रू बराबर है या किसके थ्रू लीस्ट है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फोर्थ वाले में क्या है, लार्जेस्ट है, थर्ड वाले में क्या है, लीस्ट है, सेकेंड वाले में सेम विद द थर्ड है, मतलब सेकेंड और थर्ड का आपस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है, और इज द सेम फॉर ऑल द फिगर, मतलब चारों फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो अब इसके लिए हमको पहले चैप्टर में गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है वह गॉस थ्योरम, सबसे पहले गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। मैंने कहा था कि भैया इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्या है थोड़ी थोड़ी थियरी भी आपको बताते चलूँगा। तो जो फर्स्ट टाइम बड़ा इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाएंगे उनको बहुत ही मज़ा आएगा और बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि और सोचेंगे कैसे छोटे छोटे, जैसे मैंने देखा कि बच्चों में बहुत डर रहता है एनसीईआरटी को लेकर, खास करके एग्जाम्पलर का जब नाम सुन लेते हैं, नहीं मेरे बस का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नहीं है, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, बच्चे बोलते हैं। और यहाँ तक कि अभी तक आप देखिएगा आईआईटी के क्वेश्चन आए हैं, चाहे जेईई के क्वेश्चन आए, वो सब इसी बेसिस पे आए हैं। कभी किसी साल क्यूब बना दिया गया है, क्वेश्चन पूछ दिया गया, कभी डाइपोल को रख दिया गया, कभी हेमिस्फीयर बना दिया गया, उसके अंदर सबका एक ही फार्मूले, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन लगे। तो बेसिक चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू वह क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये देखिएगा जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 फार्मूले हैं। देखिए एक फार्मूला आपका फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस है, ये देखिएगा ये फार्मूला है, और एक फार्मूला आपका ये है। तो ये दोनों फार्मूले फ्लक्स को बता रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होता है, क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होता है। ये क्लोज्ड और ओपन दोनों के लिए ट्रू हो सकता है। और याद रखिएगा इन दोनों फार्मूलों को अगर आपस में आप बराबर करते हैं तो ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा गॉस थ्योरम के कई एप्लीकेशन चलते हैं, जिसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
ये सारे चार्जों के कारण होती है। जितने भी चार्ज, चाहे क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज हो, चाहे क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज हो, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, बट दिस फ्लक्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ड्यू टू ओनली चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। यानी जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है उनके कारण ये फ्लक्स क्या है, होता है सिग्मा क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनके कारण ये चार्ज होता है, सिग्मा क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनके कारण क्या है, फ्लक्स होता है। और बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ सरफेस। ठीक है, ये बस सोचना कि अरे फार्मूले में तो एरिया दिया गया है, फार्मूले में एरिया दिया गया तो फ्लक्स क्या है, एरिया पे डिपेंड करता है। नहीं, अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण रखेंगे 1/4πε/Q/r², और इससे ये सब लेके कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस, शेप ऑफ सरफेस। तो जो सरफेस का शेप होता है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है। तो किसी चार्ज को चाहे आप क्या है, किसी क्यूब के अंदर रख दें, किसी गोले के अंदर रख दें, अरे हम अपने मुंह के अंदर रख लें, कहीं भी अगर हम रख लें, तो याद रखिएगा उससे जो फ्लक्स होगा phi = Q/ε0। तो यही बेटा, यही फ्लक्स phi = Q/ε0 यहाँ भी है, यही phi = Q/ε0 यहाँ भी है, यही phi = Q/ε0 यहाँ भी है, और यही phi = Q/ε0 यहाँ भी है। तो इसका मतलब इन चारों में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा वह क्या है, सेम है। इन चारों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सेम है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो मेरे साथ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ सरफेस। जो सरफेस का शेप होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है, किसी शेप का होगा, अगर चार्ज वही है तो फ्लक्स क्या होगा, वही होगा। अब हम लोग अपने 1.4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये आपने क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये 1.4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कह रहा 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। ये देखिए 5 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये देखिए Q3 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 चार्ज दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज शोन इन फिगर। यस इज द गॉसियन सरफेस, मतलब ये गॉसियन सरफेस दिया गया है, ये जो है गॉसियन सरफेस दिया गया है, ऐसे इज द गॉसियन सरफेस। द गॉस लॉ इज गिवन बाय E.ds = Q/ε0। मतलब जो गॉस लॉ दिया गया है वह E.ds = Q/ε0 दिया गया है। यहाँ पर करा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो मैं बेसिकली आपको, अभी मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बेसिकली बता दूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये देखिए, ये आपको E.ds = ये Q/ε0 है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जिसमें देखिए ये E इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है और Q/ε0 ये पूरे फ्लक्स को बता रहा है। तो अभी जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E जो होता है, E, इसके लिए क्या होता है, वह सारे चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए इसी चीज को बताना है इस क्वेश्चन में, इतनी छोटी सी बात है और इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, बच्चा पढ़ता ही रहेगा और देखेगा तुरंत, और क्या है, नहीं मेरे बस का नहीं, छोटे छोटे भागो, और वह छोड़ के चलाएगा। लेकिन क्या कितनी छोटी सी बात को क्वेश्चन का है, E.ds = Q/ε0, जहां E जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q/ε0 जो है वह फ्लक्स है। भाई Q/ε0 जो दिया गया है वह फ्लक्स दिया गया है, और E क्या दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ड्यू टू ऑल चार्ज होता है, कहीं भी चार्ज रहे, चाहे क्लोज सरफेस के अंदर रहे, चाहे क्लोज सरफेस के बाहर रहे, चाहे कहीं भी रहे, दीवार उस पार रहे, चाहे इस पार रहे, याद रखिए कहीं भी चार्ज है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्ज, Q1, Q2, Q4, Q3, Q5। लेकिन ये जो होता है, ये
ये ड्यू टू ऑल चार्ज, ठीक है, चाहे अंदर हो चाहे क्या है बाहर हो, कहीं का हो। और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स होता है फाई ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, फाई ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब फाई जो है वह क्या है, फाई ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये देखिए फाई ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज के कारण है। तो अब वही चीज बताना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इस सब के कारण होगा, चाहे अंदर चार्ज हो चाहे बाहर चार्ज, बोलो सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्ज, एंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो अब उसी अनुसार ले लीजिए, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट केवल Q4 और Q2 के कारण होगा, ई जो है वो Q1 Q5 Q3 Q4 Q2 सबके कारण होगा, ठीक है। देखिए ई की बात कर रहा है, फ्लक्स की बात नहीं कर रहा, ई की बात कर रहा है, ई सबके कारण। अब देखिए चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा, ई ऑन द LHS ये है of the above equation will have a contribution from Q1 Q5 and Q3। अच्छा Q1 Q5 और Q3 Q2 Q4 कहाँ है भाई, ठीक है। while Q on the RHS will have a contribution for Q2 and Q4। तो ये तो सही लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, क्योंकि ये जो होगा कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 Q3 Q2 Q4 के कारण होगा, यानी पहला गलत हो गया। बी क्या कर रहा है, E on the LHS of the above equation will have the contribution from all charge, while Q on the RHS will have contribution from Q2 and Q4 only। ये ही बोल रहा है सही, कि मतलब E जो है on the LHS in the above equation will have a contribution from all charge, सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, while Q on the RHS, जबकि Q on the RHS जो है have a contribution from Q2 and Q4 only। मतलब जो Q जो है ये Q by एप्सिलॉन नॉट जो है वो केवल Q2 और Q4 के कारण है, और ये जो E है वो सारे चार्जों के कारण है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है भाई। बात समझ में, देखिए कितना बड़ा लिखा था, देखते देखते हम लोग भाग जाते, लेकिन कितना छोटे में क्या है सोल्यूशन इसका हो गया, ठीक। अब 1.5 की ओर चलिए। चलिए भाई देखिए 1.5 क्वेश्चन करा, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एज शोन। मतलब एक पिक्चर है, एक फोटो है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया। आप जानते हैं डाइपोल बनने के लिए एक माइनस और एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, तो एक डाइपोल रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। सबसे पहली बात बेटा, इस चित्र को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो डाइपोल पे नेट फोर्स होता, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं हो सकता है। ये देखिए डाइपोल पे, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत होता है कि द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नहीं डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होती, घनी होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो आप इस चित्र को देखकर ये बता सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स घनी है। देखिए इधर घनी है, तो जब इधर घनी है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E2 होगा। तो जहां पे डेंस है देखिए यहां पे डेंस है, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ी कम ताकतवर है। अब क्या है भाई, अब बच्चों ये बताओ, इस प्लस चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा QE2, और माइनस चार्ज पे जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगता है, तो ये फोर्स किधर लगेगा QE1। ये बताओ E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो जब E1 इज ग्रेटर देन E2 है तो इसका मतलब QE1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, QE2 होगा। बताओ
भाई क्यूबी को ही तो फोर्स करते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के ही तो प्रोडक्ट को फोर्स करते हैं। इसका मतलब ये QE1 क्या है, ज्यादा है, यानी इधर की तरफ है तो QE1 ज्यादा है, तो यानी नेट फोर्स किधर लगा, लेफ्ट, पता है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा। देखिए ये ज्यादा है तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ गया, तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी गलत है। फिर क्या करा था, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब 1.6 की तरफ चलते हैं। चलो भाई 1.6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया 1.6, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू द प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन इज, फील्ड मतलब पूछ रहा है, देखिए क्या करा, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू द प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा है, ये देखिए ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा है, और एक कंडक्टिंग प्लेट इस प्रकार से रख दिया है, ये देखिए ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है भाई, इस तरह से कंडक्टिंग प्लेट ऐसे रख दिया है। करा कि द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन, मतलब ये अदर साइड, प्लेन का जो अदर साइड है वहां पे पॉइंट P है, यहां पे करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मतलब इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस में परपेंडिकुलर प्रवेश करती है और परपेंडिकुलर निकलती है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकले, यहां से जब निकलेगी तो ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी इधर की तरफ, ये परपेंडिकुलर निकल रही है। यहां भी याद रखिएगा परपेंडिकुलर इस तरह से ये प्रवेश करेगी, ये देखिए परपेंडिकुलर इस प्रकार से प्रवेश करेगी। तो परपेंडिकुलर प्रवेश करेगी तो इसका मतलब परपेंडिकुलर निकलेगी भी, क्यों, देखिए परपेंडिकुलर अगर ये प्रवेश कर रही है तो परपेंडिकुलर यहां से निकलेगी भी। भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव चार्ज से सदैव निकलती है, निगेटिव चार्ज पे सदैव प्रवेश करती है, और पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली निकलती है। तो ये देखिए ये इस तरह से परपेंडिकुलरली यहाँ पे एंटर किया, तो अब ये इधर की तरफ टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि टेढ़ा होगा तो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि निकलना तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब आप ही बता दीजिए कि इस पे क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, एकदम सटीक कह रहा है कि जो डायरेक्शन हो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन से अवे यानी प्लेन से दूर होगा। देखिए देखिए क्या प्लेन से दूर है कि नहीं, एंड अवे फ्रॉम प्लेन, ये देखिए प्लेन से दूर है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठ रहा है, पहला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो क्या हम लोग पहले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि नहीं, तो बात समझ में आई। ये 1.6 हो गया, अब 1.7 की ओर बढ़ते हैं। देखो 1.7 क्वेश्चन का रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, इधर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, मतलब डायमीटर पे किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे एक हेमिस्फीयर है दिया गया, इधर बनाते हैं, ये देखिए हेमिस्फीयर ये इस प्रकार से दिया गया है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा चार्ज है, क्वेश्चन कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इसका डायमीटर दिया गया है, ये देखिए इसका डायमीटर है। तो कह रहा है कि इस डायमीटर पे किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायमीटर का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या पैरेलल टू डायमीटर, या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, या एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, या किसी एंगल पे होगी जो डायमीटर की तरफ टिल्ट होगी, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, या डायमीटर से थोड़ी दूर होगी। तो सबसे पहली चीज देखिए बेटा ये क्या है, ये चार्ज आपका इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब हमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चार्ज को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम देखिए एक बहुत ही छोटा सा ये डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। ये देखिए बहुत ही छोटा सा डीएल एलिमेंट हमने ले लिया, बहुत ही छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया। इस डीएल एलिमेंट के कारण ये जो डीएल एलिमेंट है कितने एंगल पे है, वह डी थीटा। उसी प्रकार से इधर भी ले लिया ये डीएल एलिमेंट, ऐसे ही ये पूरा पूरा देखिए डी थीटा एंगल हो गया। तो इस पोर्शन के कारण ये जो डीएल एलिमेंट लिया है हमने, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ। क्यों, ये तो है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, अवे फ्रॉम। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर की तरफ आएगी, ये देखिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मतलब इसके कारण अवे फ्रॉम द फील्ड हो गया, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अवे फ्रॉम द फील्ड हो गया। क्या इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि नहीं। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो मान लीजिए इधर से ये थीटा एंगल है, इस थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक है, 0 से लेके कहां तक है, पाई तक है। तो हम इस ई को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। चलिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, ये थीटा है, तो बताइए क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो देखिए ये भी थीटा होगा। इस डी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये बताओ थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये देखिए डी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। बोलो भाई हो गया कि नहीं। अब ये बताओ ये जो कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा, बड़ा समझ रहे हो ना, ये डी कॉस थीटा और ये क्या डी कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं कि नहीं भाई, कैंसिल कर दे रहे हैं भाई। वेक्टर वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स, हर जगह जरूरत होगा। अब यहां पर देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किस कंपोनेंट के कारण होगा, वह डी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण होगा। बोलो भाई, जो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या डी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण होगा कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह 0 से लेकर पाई डी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण होगा। अब डी क्या हो जाएगा, ये देखिए डी, पहले इस पे जरा चार्ज देख लेते हैं। ये पहले डी 0 से पाई डी साइन थीटा होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत हमको नहीं है, अगर हम इसको यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ये आएगी। क्यों भाई, यही तो आएगी। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा तो हम 0 से लेके पाई डी साइन थीटा इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड नहीं पा रहे हैं तो ये देखिए ये इस प्रकार से है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि अगर पॉजिटिव हेमिस्फीयर है तो याद रखिएगा इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू डायमीटर होगी। यही अगर इस प्रकार से होता जैसे कैसे, यही अगर आधा प्लस होता और आधा अगर माइनस होता, और ये कहता कि अब डायमीटर पे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो अब देखो फिर उसी तरह से काम करते हैं। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकालते हैं, ये देखो इधर आ गया ये डी। ये बताओ फिर यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की तरफ होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे हो जाता है ये डी। बोलो हो गया कि नहीं। अब इस प्रकार से ये डी हो गया। अब ये बताओ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट किधर होता, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर होता, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता। मतलब इसमें जो आंसर आता वह दूसरा आंसर आता पैरेलल टू डायमीटर, मतलब डायमीटर के पैरेलल। समझा ना। तो अगर इस तरह से ये हेमिस्फीयर है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है, और अगर इस प्रकार से दिया है प्लस और माइनस चार्ज दिया है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह डायमीटर के अलोंग होगी। कैसे होगी, डायमीटर के अलोंग होगी। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 1.7। अब 1.8 की तरफ यहां देखिए, चलिए 1.8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, जिसमें मेरा ये लेक्चर 1 है। क्या है ये, लेक्चर 1 है बेटा। और याद रखिएगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 1 और मोर करेक्ट सही है।
अभी तक जो 1.7 तक था उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था, अब इसमें एक से ज़्यादा सही होने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने से बेटा पूरी थियरी जो होती है ना एकदम क्लियर हो जाती है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे दो तरह के लोग कहते हैं बात, एक लोग कहते हैं कि बेटा जब तक थियरी नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा, चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन लगाओगे तो फंसोगे तो थियरी समझ में आएगी। दोनों बातें सही हैं। पहली चीज़ तो आपको जानना भी जरूरी है और जानने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस थियरी का सही यूज क्या है। और खास करके मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन तो अरे ये तो अमृत होते हैं, ये तो संजीवनी है भैया। इन क्वेश्चनों को अगर हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चनों को अगर कोई लगा ले इस तरह के क्वेश्चनों को, समझ लीजिए पूरी थियरी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि E डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, मतलब एक सरफेस है जिसमें E डॉट डी एस 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन सरफेस एंड ऑन इट्स 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी 0 हो सकती है जब चार्ज ना हो, या एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे सुपर पोजिशन के कारण, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। प्लस के कारण इधर हो, इस प्लस के कारण इधर हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, उस पॉइंट पे 0 होगा। तो यहां पे करा कि E डॉट डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। E डॉट डी एस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट्स 0। तो यहां पर क्या है, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी है, मतलब E डॉट डी एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। करा E डॉट डी एस इक्वल टू 0, तो करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। नहीं, ऐसा नहीं है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इस बात को उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 रख दिया जाए तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 है। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म हो। तो याद रखिएगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म होने से उसका फ्लक्स 0 नहीं होता है। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द इट। ये बात सही कह रहा है कि मतलब किसी सरफेस पे जितनी लाइन एंटर कर रही, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फाई इनकमिंग फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है, अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, देखिए इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये देखिए फ्लक्स 0 आएगा। इसका मतलब E डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाली लाइन सटीक बैठ रहा है। जैसे आप बैंक में 100 रुपया आप क्या है क्रेडिट करिए और 100 रुपया आप डेबिट कर लीजिए, तो आपका बैलेंस क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। तो उसी तरह से जितना इनकमिंग फ्लक्स जाए उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स आए, और अगर ये दोनों फ्लक्स आपस में बराबर होते हैं तो बेटा यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो जाएगा वह क्या जाएगा, 0 जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ये फ्लक्स जो हो गया वह 0 हो गया, यानी ये सी वाला। अब डी वाला देखते हैं क्या कर रहा है। ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस। याद रखिए E डॉट डी एस इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब क्लोज सरफेस, देखिए अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा तो प्लस और माइनस अगर होता है और वो भी समान मैग्नीट्यूड का, तब तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। लेकिन यही अगर सारा चार्ज बाहर हो, तो सारा चार्ज बाहर हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है वह ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस होता है। अगर सारे चार्ज बाहर है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल चार्ज, कोई फ्लक्स नहीं लगा रहे हैं, यानी E डॉट डी एस इक्वल टू 0 है, यानी डी क्या सही होगा यहाँ पे, ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, मतलब सारे चार्ज जो हैं सरफेस के अंदर होने चाहिए, जिसके कारण गॉसियन फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। अब 1.9 की तरफ चलते हैं। अब चलो भाई 1.9 की तरफ जरा देख लेते हैं कि 1.9 क्या कह रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। द
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखिए इसमें ऑलवेज वर्ड बोल दिया, तो इसका मतलब चाहे कोई स्थिति हो, चाहे कोई चार्ज आए चाहे चार्ज ना आए, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। चाहे कोई प्लेट आए चाहे कोई आइसोलेटेड सरफेस आए, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जैसे कहा यह जाता है कि किसी के प्रेजेंस में जैसे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, लेकिन अगर कोई और चार्ज आता है तो क्या उस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर यही बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कभी नहीं कॉन्टिन्यूअस, कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तो उस समय ये कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। देखिए कितना गुड़ रहस्य है, मतलब कितना आपको अंदर तक जाकर इसको समझना है। ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज मतलब सदैव, आंधी तूफान बरसात कुछ भी है हमेशा कंटिन्यूअस नहीं। अरे भाई कंटिन्यूअस तो तुम सही हो, लेकिन जहां कोई किसी दूसरे चार्ज का प्रेजेंस आ गया वहां तुम डिसकंटिन्यूअस हो जाओगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, यहां देखिए, यहां कंडीशन के साथ बोला कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं होता है, तो अब कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। एकदम स्मूथ सरफेस विदाउट फ्रिक्शन की एकदम टनाटन गाड़ी चलेगी। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब कंटिन्यूअस होगा अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब ये सही है। डिसकंटिन्यूअस ओनली, देखिएगा ओनली बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, नहीं ओनली, नेगेटिव नहीं। अरे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कुछ भी हो, कोई चार्ज हो, बड़ा चार्ज चाहे छोटा चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये बोल दिया ओनली नेगेटिव है चार्ज के कारण होगा डिसकंटिन्यूअस, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत हो गया। डी डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट द पॉइंट, तो डिसकंटिन्यूअस होगा अगर चार्ज क्या होगा, एट दैट पॉइंट होगा। तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो अगर कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, फोर्स होगा, फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में डेविएशन होगा, और उस डेविएशन के कारण वह क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही है। ठीक है, बी और डी इसमें सही है। चलिए 1.10 पे आते हैं। आप जानते हैं कि 13 क्वेश्चन है, इसमें 10वां क्वेश्चन है हमारा। आराम से कि क्वेश्चन को बेटा समझते चलिए। लगाइए आप लोग एनसीईआरटी को लगाइए, इंटरेस्ट आएगा। मैं सारे लेक्चर, ठीक है, जितने भी है एनसीईआरटी के चैप्टर सबके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। फिर धीरे धीरे क्या है आपको उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब ले लीजिएगा। उसके क्वेश्चनों को मैं लिखूंगा नहीं, उसको मैं बोलते जाऊंगा, आप भी किताब रखिएगा, वहाँ बुक रखिएगा, क्योंकि सब में नंबर एक समान है, और यहाँ पर मैं बोल के उसको डिस्कस करता जाऊंगा। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कई क्वेश्चन तो कई बार तो हुबहू उतार दिए जाते हैं। नीट जेईई में तो 4-5 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के हुबहू उतारे हुए मिलेंगे पूरे। ये अगर आप लगा लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन तो एकदम मिल जाएगा, 10-15 तो उसी तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो बची हुई एनसीईआरटी उसमें से भी तो कुछ आएगा, और भी तो टाइप है, सारा थोड़ा इसमें कवर हो जा रहा है, उसमें भी तो पूछा जाएगा। तो कह रहा है देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, केवल एक ही प्रकार का चार्ज पूरे ब्रह्मांड में है, एक प्रकार का चार्ज, केवल एक प्रकार का। तो कह रहा है कि E डॉट डी एस नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस, E डॉट डी एस नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस, मतलब E डॉट डी एस 0 नहीं होगा। लेकिन ये बताइए सिर्फ एक ही प्रकार का चार्ज है, अब वो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, क्लोज सरफेस के बाहर है, तब 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या लिखे हैं, नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस, नहीं, चाहे एक ही प्रकार का चार्ज हो चाहे 10 प्रकार का चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर नहीं होगा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या दिया है, ठीक है, तो अगर वो बाहर हो जाए, मान लो बाहर हो जाए, तो इसका मतलब तब तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन ये बोलना है नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या, इस ऑप्शन को आप लोग सही करना चाहेंगे, नहीं। फिर बोला है E डॉट डी एस इक्वल टू 0 द चार्ज आउटसाइड द सरफेस, एकदम चकाचक बात कर रहा है, एकदम सही कह रहा है कि भैया अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, हमारे गॉस साहब तो ये कह के गए हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है
बाहर अगर चार्ज रखते हो तो क्या फायदा। अगर भोजन पेट में नहीं जाता है, भोजन टेबल पे ही रखा है, तो उसको देखने से क्या फायदा। इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी होती है दुकानों में, देखने से क्या फायदा जब तक मुंह में न जाए। तो बेटा यहाँ पे बताइए, जब तक इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो फ्लक्स कहाँ आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है। E डॉट डी एस इक्वल टू द चार्ज आउटसाइड द सरफेस। सी क्या बोल रहा है, E डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है भाई, E डॉट डी एस क्यों नहीं डिफाइंड है, वो तो डिफाइंड है। ये कह रहा है कुड नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं, एक चार्ज के कारण भी डिफाइन किया जा सकता है, अगर वह चार्ज चाहे इसके अंदर हो चाहे बाहर है। अरे भाई अंदर है तो E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर है, और अगर ये बाहर है चार्ज तो E डॉट डी एस 0 के बराबर है। तो क्या डिफाइन है कि नहीं, तो क्यों ये कह रहा है कुड नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये रॉन्ग है। फिर चौथा बोला E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड द सरफेस। मतलब अगर इसके अंदर है चार्ज, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज, तो इसका मतलब E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, डिफाइन है। ये डिफाइन है, सही है। अगर इसके अंदर चार्ज है तो E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या समझे, अगर क्लोज सरफेस के बाहर सारा चार्ज है तो E डॉट डी एस इक्वल टू 0। कहां की बात है, बाहर की बात, किसकी, चार्ज की। और यही अगर E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो सारा चार्ज कहां है, अंदर है, अंदर की बात है भैया, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और डी, ठीक। अब 1.11 की तरफ चलते हैं। चलो भाई देखो 1.11 क्या करा है, करा कंसीडर रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज बट टोटल चार्ज इज 0। टोटल चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है, टोटल चार्ज 0 है। एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, उस रीजन के बाहर, उस रीजन के बाहर। कंसीडर रीजन इनसाइड वेयर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट द टोटल चार्ज इज 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब टोटल चार्ज 0 तो एक प्लस हो सकता है, दूसरा माइनस क्यू हो सकता है। प्लस Q1 हो सकता है तो माइनस Q1 हो सकता है, प्लस Q2 हो सकता है तो माइनस Q2 हो सकता है कि नहीं। इस प्रकार से तभी तो टोटल चार्ज 0 होगा, मतलब जितना प्लस है उतना ही अगर माइनस है तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब क्या कर रहा है, इस रीजन के बाहर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेसेसरी 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हो सकता है कि एक प्लस और माइनस चार्ज बहुत नजदीक हों, तो भाई बहुत ही अगर नजदीक होंगे तो डाइपोल बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। और आप जानते हैं कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्यों, आपको पता है कि एक डाइपोल के कारण अगर कोई भी डाइपोल बनता है तो उसके कारण बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। तो बताइए यहां पर टोटल फ्लक्स 0 हो सकता है लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये डाइपोल बना लें और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यहां गलत बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी 0, कोई जरूरी नहीं। फिर बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, कि मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो डाइपोल हैं केवल उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल। तो भाई हमने तो कहा कि डाइपोल एक परिस्थिति में बनेगा, कब बनेगा, हो सकता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बहुत नजदीक हों तभी तो डाइपोल बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं होते हैं तो क्या बताइए डाइपोल बनेगा, डाइपोल नहीं बनेगा। तो जब डाइपोल नहीं बनेगा तो नॉर्मल में भी तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर होगी, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, तो क्या होगी कि नहीं। तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना, क्योंकि डाइपोल तो परिस्थिति में बनना है ना, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वह क्या है, सही नहीं है। सी का रहा था डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब फॉर द लार्ज r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए ये तभी हो सकता है कि जब एक डाइपोल बने, अगर मान लीजिए प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं तो एक डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल मोमेंट होगा कैसे, माइनस चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज की तरफ, देखिए डाइपोल मोमेंट हो गया।
और आपने डिराइव किया है, आप चैप्टर में पढ़िएगा एनसीईआरटी में, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन पे E इक्वल टू 2kp/r³ होता है। तो क्या बताइए, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। क्या ये सी सही है कि नहीं? फॉर लार्ज r। ठीक, डी क्या ऑप्शन कर रहा था, वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम रीजन विद बी जीरो। कि मतलब वर्क डन टू मूव, ये बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो अगर कोई भी चार्ज अगर क्लोज पाथ पे चल रहा है, देखिए क्लोज पाथ पे चल रहा है, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अगर ये क्लोज पाथ पे चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वह क्या होगा? जीरो होगा। यानी ये सही बात कह रहा है, यानी डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? सी और डी। अब 1.12 की तरफ चलते हैं। चलिए भाई 1.12 की तरफ चलते हैं। देखिए, रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज एंड ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r विथ q एट सेंटर। मतलब ये देखिए गॉसियन सरफेस दिया गया है, एक चार्ज देखिए q सेंटर पे है, दिख रहा है, एक -2q यहाँ पे दिया गया है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, और एक 5q चार्ज यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए गॉस थ्योरम याद करिएगा। अब आपसे कहा गया टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस -q/ε0। तो बेटा ये बताइए, फ्लक्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या बाहर का कोई, क्या ये चार्ज फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा। फ्लक्स के लिए केवल दो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे, अंदर वाले चार्ज। और अंदर वाले चार्ज ये देखिए -2q है और ये q है। तो हमने आपको बताया था कि फ्लक्स के लिए चार्ज का पोजीशन कोई अंदर जरूरी नहीं है, चार्ज का अलजेब्रिक सम जरूरी है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा? अंदर का चार्ज क्या होगा? -2q + q अपॉन ε0, यानी -q/ε0। क्यों? अलजेब्रिक सम है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज अपॉन ε0। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? फील्ड ऑन द सरफेस -q/4πε0। मतलब सरफेस पे जो फील्ड है वह ये होगी। नहीं, ये गलत है। अब इसमें जानते हो क्या किया है? वह दिमाग लगाया कि 5q, एक 6q में से जाए 4q। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी सरफेस किसी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए इसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन चार्ज, मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। 5q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखिएगा, और -2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेक्टर सम आप निकालेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप निकालेंगे, तो कभी भी ये -q/4πε0r² आने वाला ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम तो ये पढ़ेंगे E.4πr² = -q/ε0। ये देखिए ये आ गया, देखिए है। लेकिन ये बेटा याद रखिएगा, ये E.ds ये तो पूरा फ्लक्स बताता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह ऑल चार्ज के कारण बताता है। मतलब ये फार्मूला सही है, लेकिन फ्लक्स को लेकर सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सही नहीं है। फ्लक्स को लेकर सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सही नहीं है। फ्लक्स को लेकर सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ ऑल चार्ज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला गलत है। तीसरा क्या कर रहा है? फ्लक्स द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। मतलब 5q के कारण जो सरफेस में फ्लक्स होगा वह 0 होगा। बहुत सही कह रहा है। अरे भाई, बाहर का चार्ज कोई भी फ्लक्स नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। डी क्या आ रहा है? फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q चार्ज इज द सेम एवरीवेयर। नहीं, गलत है। -2q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए नजदीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी, और यहां दूरी कम है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और यहां से इसकी दूरी, इस सरफेस की दूरी ज्यादा है। ये देखिए सरफेस की दूरी ज्यादा है,
तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह क्या होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, कमजोर होगी। तो इसका मतलब -2q चार्ज के कारण सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कह रहा है कि एवरीवेयर समान होगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह चार्ज की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया है। तो इसका मतलब कौन कौन सही हुआ इसमें, ए सही हुआ और सी सही हुआ। ठीक है, चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 1.13 है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर 1.13 को देखते हैं। चलिए देखिए 1.13 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस पे आईआईटी में तो कई क्वेश्चन आए हैं, कई कंपटीशन में इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है पॉजिटिव चार्ज की द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग, मतलब कोई भी एक सर्कुलर रिंग है जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये देखिए कोई भी सर्कुलर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है वो रिंग के सेंटर पर रखा गया। ये देखिए टेस्ट चार्ज का मतलब जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं हम, जो भी होगा वो अपना बताया होगा, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा वो पता चलेगा। टेस्ट चार्ज क्यू है, ठीक है। कराइट क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन of ring, it will be pushed back towards the center if q is greater than 0। q is greater than 0 का मतलब अगर q पॉजिटिव होता है और अगर इसको हम सेंटर से इधर डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये क्या होता है, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यह अपने सेंटर की पोजीशन में आ जाएगा। तो देखिए बेटा इसके लिए कुछ बातों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बातों को जानने का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहली चीज आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम जानना पड़ेगा। ये देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम जानना होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए इस तरह से ये कोई भी बॉल है, ये देखिए अगर इस बॉल को हम अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ी देर के बाद मोशन के बाद अपने पुनः ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो कोई भी वस्तु अगर अपने मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस करने के बाद पुनः अपने वास्तविक पोजीशन में आ जाती है, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो गवर्नमेंट नौकरी देखिए, जितनी प्राइवेट नौकरियां हैं भैया सब तबाह हैं, लेकिन गवर्नमेंट नौकरियों में कुछ भी हो जाए, कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन वह अपने ओरिजिनल पोजीशन में उनको आना ही है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्या है भागते हैं कि भाई प्राइवेट में हर जगह लोग क्या है अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं, उनकी पेमेंट मिल रही है, उनका सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब स्टेबल का मतलब सरकारी नौकरी, कितनों भी डिस्टर्ब कर दीजिए अपने ओरिजिनल पोजीशन में वह रहेंगे ही रहेंगे। अनस्टेबल का मतलब प्राइवेट नौकरी, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे रहेंगे, कुछ भी रहेंगे आप, अगर आपको अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये यहाँ से बॉल रखी है, जैसे हमने डिस्प्लेस कर दिया तो ये देखिए बॉल नीचे आ जाएगी। अब बताइए बॉल नीचे आ जाएगी तो क्या ये फिर ऊपर उठकर जा पाएगी, नहीं जाएगी। तो ऐसे को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी चार्ज के कारण हमको बताना है कि अगर चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया गया तो क्या चार्ज अपने पुनः वास्तविक पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना आ पाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे समझाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्यू इज ग्रेटर देन 0। चलिए भाई क्यू इज ग्रेटर देन 0 लीजिए, समझाते हैं क्यू इज ग्रेटर देन 0। आओ भाई क्यू इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्यू इज ग्रेटर देन 0 है, हम चलिए इसको यहाँ पे हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और ये देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अब ये बताइए जब क्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्यू को हमने जब यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो ये बताइए कि कैसे कैसे इस पे फोर्स लग रहा है, ये तो बताना है भाई। क्यू को अगर हमने डिस्प्लेस किया तो कैसे कैसे इस फोर्स, तो देखिए एक इधर का पार्ट इस पे फोर्स लगाएगा, एक इधर का पार्ट इस पे फोर्स लगाएगा।
तो इसके कारण इनके बीच की डिस्टेंस देखिए बढ़ जा रही है। ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी, ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी। अब यहाँ पे नहीं है, ये चार्ज यहाँ चला आया तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी, तो बीच की डिस्टेंस बढ़ी तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, ये देखिए F1 होगा। और ये देखो ये जो प्लस है इस प्लस पे क्या है फोर्स लगाएगा ये जो प्लस है इस प्लस पे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की दिशा किधर होगी, ये F2 होगी। ये बोलिए ये डिस्टेंस कम है यानी F1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। जो डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां का फोर्स कम होगा, होगा कि नहीं, और जो डिस्टेंस कम होगा वहां का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ क्या ये डिस्टेंस कम है, तो जब ये डिस्टेंस कम है तो क्या इसके कारण इस पे जो फोर्स F2 है वह क्या F2 ज्यादा है कि नहीं। तो ये देखिए F2 ज्यादा है, इसका मतलब F2 इज ग्रेटर देन F1। देखिए क्या F2 ज्यादा हो गया। तो हमने इसको यहां से लेके, ये देखिए चार्ज को यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया, लेकिन ज्यों वो इधर आ रहा है तो ये देखिए F2 ज्यादा हो जा रहा है। तो जब F2 ज्यादा हो जा रहा है तो क्या ये F2 खींच के उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा कि नहीं लाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला ऑप्शन सही बोल रहा है, Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, Q is greater than 0 and displace away from the center in the plane of ring, it will be pushed back towards the center, मतलब ये सेंटर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही बोल रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन करते हैं। If Q less than 0 and displace away from the center, it will be never return to center। चलिए किस Q को माइनस मान लिया जाए, चलो भाई इस Q को माइनस मान लिया जाए, जरा बताओ तो माइनस अगर मान लिया जाए क्या होगा। मान लो इसको माइनस मान लिया, तो माइनस मान लिए तो जरा बताओ इसके कारण इस पे फोर्स कैसे लगेगा। अरे भाई ये प्लस है ये माइनस है, इस प्लस के कारण इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ये देखो इधर की तरफ लगेगा, तो लगेगा। और ये प्लस है और ये माइनस है, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, F2। अब बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है तो F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। और भाई बीच की डिस्टेंस कम है तो F2 क्या होगा, बड़ा होगा, और F2 बड़ा होगा और F2 की दिशा किधर है, इधर है। तो बताइए नेट फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर, यानी इस माइनस Q चार्ज पे नेट फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। तो क्या ये F2 इसको खींचते हुए इधर की तरफ लाएगा कि नहीं लाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। इफ Q लेस देन 0 एंड डिस्प्लेस अवे फ्रॉम सेंटर, इट विल नेवर रिटर्न टू सेंटर, कभी सेंटर पे नहीं आएगा। डी वाला ऑप्शन कहते हैं Q एट द सेंटर ऑफ रिंग इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ Q इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए अगर Q ग्रेटर देन 0 था तो यह अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था, और जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नहीं, अगर Q ग्रेटर देन 0 था, अगर ये पॉजिटिव था तो आप देख रहे थे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो याद रखिएगा अगर माइनस Q चार्ज है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यानी ये वाला जो ऑप्शन कर रहा है वह गलत है, ठीक है। देखिएगा ये सही दिया है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सही मतलब किताब में सही दिया है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि Q ग्रेटर देन 0 होगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चार्ज आ रहा है। कोई ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो स्टेबल होता है, और Q अगर लेस देन 0 है तो वह देखिए अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, F2 बड़ा हो जा रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन गलत है। अब सी क्या कर रहा है, इफ Q लेस देन 0 इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर Q लेस देन 0 है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे Q लेस देन 0 है, इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब Q लेस देन अगर 0 है इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो Q अगर लेस देन 0 है तो क्या ये SHM करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज को हमको देखना है। तो भाई SHM करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज अपने मीन पोजीशन में आ जाए, देखिए कह रहा है Q लेस देन 0 इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए अलोंग एक्सिस बोला जा रहा है, एक्सिस पे कह रहा है। अब चलिए चलते हैं देखते हैं एक्सिस पे। एक्सिस पे कहने का मतलब ऐसे कह रहा है, ये प्लस Q चार्ज पूरा फैला हुआ है,
और ये एक्सिस पे ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कहा जा रहा है। बस अब इसको मिटाते हैं, डी वाले ऑप्शन को देखते हैं कि सही है कि नहीं। देखते हैं डी वाले ऑप्शन को, ये देखिए माइनस क्यू चार्ज। तो चलिए भाई माइनस क्यू चार्ज है, डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये बताइए इसके कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। चलिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। और अगर कोई माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सिस की बात कर रहा है, प्लेन की बात नहीं कर रहा, अगर कोई माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर फोर्स कितना होगा? फोर्स की दिशा देखिए कैसे हो जाएगी, फोर्स की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। देखिए इस पर फोर्स एफ ऐसे हो जाएगा। एफ हो कितना गया? एफ इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू क्यू ई, यानी के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब बताइए क्या ये फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज को खींचकर इधर की तरफ लाएगा कि नहीं? अगर ये फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज को खींच के इधर की तरफ लाएगा तो खींच के लाएगा, यहां पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन उस चार्ज के अंदर एनर्शिया होगी। तो उसके अंदर अगर एनर्शिया होगी तो क्या ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा और जब ये इधर की तरफ आएगा तो फिर ये रिंग इसको अपनी तरफ खींचने लगेगी। क्या बताइए इस मीन पोजीशन के इधर उधर ये मोशन कर रहा है कि नहीं? तो मोशन कर रहा है, तो इसका मोशन क्या? ऑसिलेटरी है। और एसएचएम तभी हो सकता है जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो। तो यह फोर्स यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। देखिए एफ रिस्टोरिंग माइनस के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। क्यों? ये तो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स भाई जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लाता है किसी को, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है कि नहीं? ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है तो इसका मतलब माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 हो गया। अब देखिए अगर एक्स लेस देन आर होता है तो एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्यू लेस देन 0 इट विल परफॉर्म एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस। बोला है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर टेंड्स टू अगर 0 होता है तो बोलिए एफ रिस्टोरिंग कितना होगा? माइनस के क्यू एक्स अपॉन आर पे क्यू। बोलो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में बोला है तो क्या बताओ एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है कि नहीं है? और अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब एसएचएम कर रहा है, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये सी वाला भी ऑप्शन सही है, मतलब इसमें 1 2 3 सही है। तो बेटा अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा, देखिए कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ पता चलेगा। इस तरह से धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो भाई पढ़ने के लिए आपको अगर नहीं जानना है तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, और अगर आपने नहीं लगाया होगा तो देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन में किस तरह की छोटी छोटी बातें, मतलब जो आपने चैप्टर में पढ़ा, जो फार्मूला आपने लिखा है उसी का यहाँ पर यूज है। तो जो लोग नहीं लगा रहे हैं और जेई नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बेटा वो एनसीईआरटी लगाना शुरू कर दें, तब जाके कोई और चीज़ लगाएं। तब आप कुछ भी लगाइए, चाहे सिबरमा लगाइए, चाहे रोडो लगाइए, जो मन करे वो लगाइए, लेकिन पहले एनसीईआरटी आप क्या है लगा लीजिए। खास करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए। फिर नीट जेई आईआईटी का सॉल्व पेपर लगाइए और देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। और मैं सारा काम करूँगा, वह सारा धीरे धीरे मैं बताऊँगा। इस लॉकडाउन में भाई जितना शरीर के अंदर दम है भैया उतना मैं करूँगा, ताकि आप उसका क्या है लाभ ले सकें। ठीक है, और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक एक चीज़ को पढ़ते रहिए। थोड़ा नेट का चार्ज आपका बढ़ रहा होगा, लेकिन क्या करिएगा इस समय, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, हमेशा आपको नहीं मोबाइल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा देखेंगे तो भाई आपकी आँख खराब हो जाएगी, नाक खराब, दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत ख़राब भी है मोबाइल, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए क्या है इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बाकी फिर मिला जाएगा। फिर हम लोग वही दिन फिर आएंगे, फिर उस तरह की पढ़ाइयाँ होंगी। आपके भाई आएंगे, आप तो पढ़ के निकल जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे, भाई उनको पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग तो पढ़ के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट होके निकल जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज करिए। और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक एक बातों को देखें, क्योंकि इसके बाद अब हम अपने दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। ये तो पहला चैप्टर हमने 13 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने बता दिया। अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।